हेलो सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम्स आने वाला है दिसंबर 24 में। और मैं आप लोगों को बिजनेस लॉज एंड एथिक्स वाला जो पेपर है आपका, इसमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे कि आपको सारा कुछ पढ़ने के बावजूद भी आपको लास्ट में जो स्ट्रगल फाइंडिंग होने लगता है कि हम कैसे स्कोर करें, इसको मैं आपके लिए बहुत आसान करने वाला हूं कि कैसे आप बहुत आसानी से अपने इस पेपर में, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स के पेपर में आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हो। तो आ जाओ, इसको मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे इस पेपर को पूरा पढ़ने के बावजूद भी आप लास्ट में स्ट्रगल करने लगते हो कि इसमें हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, हम लिखते नहीं हैं, क्या आपसे गलतियां होती है, मैं सभी कुछ इसमें बताऊंगा। उस गलतियों को कैसे हम एग्जाम्स के पहले ठीक कर सकते हैं, सारा कुछ मैं बताऊंगा। और कौन से चैप्टर्स को हमें प्लान करना चाहिए, किसे हमें पहले पढ़ना चाहिए, किसको हम स्किप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। इस पूरे 10 मिनट का वीडियोस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। सो आराम से आप लोग चले आओ और इसको ध्यान दे के देखो। सबसे पहले तो आपका जो ये बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का जो पेपर है, ये आपका टोटल 4 सेक्शन में ये बटा हुआ है। जैसा कि आपको ये पता होगा पहले से ही, आप लोगों को ये सारा चीज़ का जानकारी है, 4 सेक्शन में बटा हुआ है। जो आपका सेक्शन नंबर ए है, कमर्शियल लॉज है। कमर्शियल लॉज, इसमें आपका टोटल जो वेटेज होता है 30% होता है। इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या कम भी पढ़ोगे तो काम हो जाएगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा सबसे पहले। और कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, सब मैं बताने वाला हूँ। इस एकदम मास्टर स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो, आपका आराम से 60+ स्कोर इस पेपर में आप कर सकते हो। और जो बच्चे एकदम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमारा एकदम इस पेपर को हम क्लियर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो लोग आराम से अपने इस पेपर को एग्जाम्स में पास कर सकेंगे। देखो बच्चों, जैसा है कि कॉमर्शियल लॉज में आपका इसमें सेक्शन ए में 30% वेटेज होता है। और इस वेटेज में आपके इतने सारे जो है एक्ट है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ लॉज एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, जो कि पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं होता था, ये आपके नए सिलेबस में है। और यहाँ से क्वेश्चंस आपका जो है कभी 5 मार्क्स का तो कभी 10 मार्क्स का इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, कभी 5 नंबर का, कभी 10 नंबर का। जनरली आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से मिनिमम आपके एग्जाम्स में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू में भी इधर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू के लिए भी आपको तैयार रहना है। इसके बाद आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए यह आसान भी है, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन रूट से आए हैं तब भी, और अगर आप ग्रेजुएशन रूट से पढ़ करके आए हैं तब भी, आपने इस एक्ट को जरूर से पढ़ाई किया होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इधर से जो कवरेज होता है, 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहेंगे ही टोटल, मतलब 14 मार्क्स तक का इधर से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, 14 मार्क्स का। कभी कभी ज़्यादा ही रहता है, मतलब 14 से 3 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। हालांकि ऑप्शंस भी रहता है कि आप ये क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेके चलो कि इसके 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 7 मार्क्स और 7 मार्क्स के रहेंगे ही, ठीक है। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपका बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और एडवांस वाला सेक्शन 75 के बाद वाला भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद बच्चों सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो इसमें क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जैसे कभी सोगा से क्वेश्चन आता है तो कभी निगोशिएबल से क्वेश्चन आता है, कभी निगोशिएबल से आएगा तो सोगा नहीं आएगा, सोगा आएगा तो निगोशिएबल नहीं आएगा, ऐसा इंस्टीट्यूट फॉलो करता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से देखो, आप रिस्क लेके तो नहीं जा सकते हो कि लास्ट बार निगोशिएबल आ गया तो इस बार सोगा आएगा, या सोगा आ गया तो निगोशिएबल आएगा, ऐसे रिस्क लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये तरीके से जाते हो और आपके फेवर में आ गया क्वेश्चन तब तो बेहतर है, लेकिन अगर मान लो बैक टू बैक इंस्टीट्यूट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से ही 2 बार क्वेश्चन कर लिया, तो फिर आपका यहाँ पे 7 नंबर का गड़बड़ी हो जाएगा। सो बेहतर है कि आप पूरा का पूरा इस दोनों एक्ट को ही पढ़ के जाओ, इस दोनों एक्ट को ही पढ़ के जाओ। और ये 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये तीनों ही जो एक्ट है आपने फाउंडेशन लेवल में स्टडी किया है। फाउंडेशन में भी ऑलरेडी आप एमसीक्यू करके पास करके और फिर आप इंटरमीडिएट में एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपका इसमें जो भी लर्निंग है यह आसान होगा आपके लिए। और लर्निंग कैसे करना और कैसे उस चीज़ों को बना के अपने पास रखना है और क्या चीज़ों को हमें ज़्यादा करना चाहिए, ये सब मैं बोलने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट करो और आगे देख लो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को कभी कैसे फॉलो करना है। इसके बाद आता है बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932
और LLP। तो LLP से जनरली कम बार ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, लेकिन इसमें से आएगा भी तो एक ही क्वेश्चन आपका आएगा 7 मार्क्स का। तो ये दोनों ही एक्ट आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब नॉर्मल अगर आप पढ़ के जाते हो तो इसके क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में लिख के आओगे ही आओगे। आप इधर से जो फोकस करते हो, आपके जो इधर से मार्क्स रहते हैं करीब करीब 30 मार्क्स MCQ वगैरह को लेकर के इसमें रहेंगे आपके। तो आपको ये टारगेट करना है कि मेरे को ये जो कमर्शियल लॉज वाला जो सेक्शन है हमारे लिए आसान भी है, आपके लिए भी आसान पूरा चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें पहले से आपने पढ़ लिया है, MCQs भी आपने किया है और MCQ अभी भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्वेश्चंस आंसर भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको आप टारगेट इस तरीके से करो कि इस वाले सेक्शन में किसी भी परिस्थिति में हमें 20 से 25 नंबर अपना स्कोर यहाँ से लेना है। अगर आप बहुत अच्छा नहीं लिख सकते हो 20 मार्क्स इस वाले सेक्शन से हमें चाहिए। ये आप टारगेट बनाओ कि मेरे को कॉमर्शियल लॉज को इतना अच्छा से पढ़ के जाना है कि मेरे को इसमें से कम 20 से 25 मार्क्स चाहिए। 20 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, इसके नीचे तो कोई बात ही नहीं होगा, ठीक है, इसके नीचे कोई बात नहीं होगा। 20 मार्क्स आपको चाहिए रहेगा, 20 मार्क्स आप करोगे ही करोगे। अब इसके बाद बात आता है बच्चों कि इसके बाद इसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे। जैसे कुछ मिस्टेक्स आपके साइड से होता है। मिस्टेक्स ये होता है कि आप पढ़ तो लेते हो सारे चीज़ों को, लेकिन आप उसको लिखते नहीं हो घर में बैठ करके। सबसे पहले तो एक राइटिंग हैबिट आप डेवलप करो। जब भी आप कहीं पे भी पढ़ाई करते हो, किसी भी टीचर से पढ़ाई करते हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, पढ़ के जब लेक्चर आप सुन के जाते हो ना, तो उसको क्लासरूम में आप अगर रनिंग नोट्स के तौर पे नहीं लिख पाते हो तो घर पे जाके एक बार रीडिंग करो। रीडिंग करने के बाद उसको लिखने का हैबिट डालो। जब आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को फॉलो करते हो तब भी आप लिखने का हैबिट डेवलप करो। कुछ भी लिखो, बट उसमें से जो भी क्वेश्चंस पढ़ते हो उसके बारे में थोड़ा आप भी घर पे लिखने का हैबिट डेवलप करो। अगर आप राइटिंग करना सीख जाओगे, लिखने का हैबिट डेवलप कर लोगे, तभी आप एग्जाम्स में लिख सकोगे। ये चीज़ होना चाहिए। जैसे आप सिर्फ पढ़ते हो, ओनली रीडिंग देते हो, समझ लेते हो, सारी चीज़ें समझा हुआ है क्योंकि है भी बहुत आसान सारी चीज़ें, आप समझ लेते हो और डायरेक्ट आप कोशिश करते हो कि मेन वाले एग्जाम्स में बैठेंगे और लिख देंगे और मार्क्स गेन कर लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। लास्ट में इसके ऊपर भी कैसे ठीक कर सकते हो मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद आप पहले ना इंडस्ट्रियल लॉ को रिवीजन नहीं करना। आप पहले सबसे पहले तो ये कॉमर्शियल लॉज कर लेना, अपने हाथ का चीज़ है क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है। इसके बाद आपको डायरेक्ट जंप करके आना अपना ये कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर। कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर ये 40% वेटेज आपके एग्जाम्स में रखता है कॉर्पोरेट लॉ, तो इसके ऊपर आपको चले आना है कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर। कॉर्पोरेट लॉ में आपको क्यों करना है कॉर्पोरेट लॉ, ये ध्यान दो, और पहले क्यों करना है। इधर से अगर आपने कॉर्पोरेट लॉ को अपने कंट्रोल में ले लिया तो लॉज के पेपर में, लॉज एंड एथिक्स के पेपर में आप फेल होने वाले नहीं हो, किसी भी सूरत में आप फेल नहीं कर सकते हो। इसमें 40% का वेटेज है और बच्चों है बहुत आसान, ये भी आसान है। कॉर्पोरेट लॉ इंटरेस्टिंग है। आप ऑडिट भी पढ़ते हो तो ऑडिट में भी इससे इधर से आपके कॉमन चीज़ें मिलती हैं। अब आपको करना क्या है इसमें, आपको यहाँ पे करना क्या है बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले कंपनीज के टाइप्स, प्रमोशन, फॉर्मेशन, ये वाली जो टॉपिक है, ठीक है ना, ये वाले शेयर कैपिटल है, इसमें आपका पूरा बाईबैक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो यहाँ से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारे टॉपिक इसमें कवर्ड है। इधर से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और ये जो क्वेश्चंस आएंगे, ये एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चंस रहेंगे 7 मार्क्स और 7 मार्क्स का, आपको ये ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चंस रहेंगे 7 मार्क्स का। तो आप एकदम कंसंट्रेट हो जाओ कि मेरे को ये वाला जो सेक्शन है हमारा कंपनी का, टाइप्स वाला, प्रमोशन वाला, फॉर्मेशन वाला, उसमें शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रहता है, ये सभी कुछ यहाँ पे टोटल मेरे को इसमें इधर से स्कोर लेके आना है। इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें सही करना है इधर से जितने भी। अब कैसे आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली आप कॉमन ले सकते हो, लेक्चर तो आप सुनते हो, लेक्चर को रखते भी हो अपने दिमाग में, लेकिन उसको लिखने का हैबिट आपको डेवलप करना है। डायरेक्टर्स एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इधर से स्किप करने के बारे में कोई बात ही नहीं हो सकता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर्स और अदर कंसेप्ट। यहाँ से आपके टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 21 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 3 क्वेश्चंस रहेंगे 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स। और 7 मार्क्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी रह सकते हैं, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका रह सकता है,
ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 2 डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। अब ये जो टॉपिक है पूरा, मतलब कॉर्पोरेट लॉ, बहुत सारे मतलब आसान है। सबसे पहले किसी भी जगह पे यही पढ़ाया जाता है कि भाई कॉर्पोरेट लॉ को आप कंट्रोल कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा पास करने का रास्ता निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप चले आए। इसके बाद आप अभी भी आप सेक्शन नंबर बी पे नहीं जाओगे। अभी भी सेक्शन नंबर बी पे जो रिवीजन का स्ट्रेटेजी होगा, सबसे पहले आपको कॉमर्शियल लॉज करना है। वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस इस तरह से, क्योंकि पढ़ा हुआ सबसे ज़्यादा चीज़ है, तो उसमें आप कॉन्फिडेंस अपना लेवल को बूस्टअप कर सकते हो। कैसे बूस्टअप कर सकते हो? आप लर्निंग करते हो, उसके बाद लिखो। अगर आपने 4 क्वेश्चंस किया तो कम से कम 2 क्वेश्चंस को लिखने का हैबिट डेवलप करो घर पे, ठीक है। और टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए। टेस्ट कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये भी बात करूँगा मैं। इसके बाद आपको अभी भी सेक्शन नंबर बी पे नहीं जाना है, सेक्शन नंबर डी पे आप आओगे, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। भैया ये 14 मार्क्स एमसीक्यू मिला के 15 मार्क्स तक के क्वेश्चंस, इसमें 15-16 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। तो यहाँ पर भी 14 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी रहेगा। और इधर से भी आपको करना क्या है, यहाँ पे ये भी 7 मार्क्स और 7 मार्क्स के फॉर्म में 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स में। और ये 2 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है, उसी को इंस्टीट्यूट रिपीट कर देता है ज़्यादातर। और अभी जो न्यू सिलेबस आया है उसमें कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं। ऑब्वियसली जो पुराने वाले में कम बिजनेस एथिक्स में आपको पढ़ना होता था, इसमें आपका एथिक्स में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक ऐड कर दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस को ऐड किया है। तो इधर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहेंगे। और आपको करना क्या है कि अब कैसे हम लोग फॉलो करें। पूरा आपने लेक्चर तो आपने कर लिया, समझ लिया। आपके पास आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स का, आप हमारे पास अगर कोचिंग क्लासेस ले रखे हो तो हम लोग तो अपना भी स्टडी मेट देते हैं और इंस्टीट्यूट का भी स्टडी मटेरियल्स को पूरा फॉलो करते हैं। कुछ जो एक्ट इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट कराया जाता है। जैसे हमने बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पूरे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से अपने बच्चों को पढ़ाया है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बताया भी दिया गया कि ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दूसरा जो काम करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपको अपने पास्ट के जो पेपर्स हैं, पास्ट ईयर्स के, कम से कम आपको क्या करना है ना, यहाँ पे 2 ईयर्स दैट मीन्स 4 टर्म्स। 2 ईयर्स मतलब 4 टर्म के पेपर कम से कम एटलीस्ट आपको पूरे अच्छे तरह से लर्न करके और कॉपी पे लिखना है। लर्न करना है, लिखना। अगर कोई बच्चा अगर 3 इयर्स को फॉलो करता है तब तो बहुत ही बेहतर होगा उसके लिए। आपको लर्न करना है और लिखना है एकदम। एक क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का वो चांसेस नहीं लेना है, सभी क्वेश्चंस करना है। प्लस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपको मॉक टेस्ट पेपर आते हैं एग्जाम्स के पहले, MTP, उस मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को आपको करना है। एज वेल एज आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स जो भी क्लास में पढ़ाते वक्त बताए होंगे कि बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम्स में इधर से क्वेश्चंस रह सकता है, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन रह सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन रह सकता है। उन टॉपिक्स को आप अपने टीचर से जहाँ भी पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, उनके बताए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर से आप स्टडी मेट को पलटो, जरूर से स्टडी मटेरियल्स को पलटो। कॉपी पे लिखाया जाता है, कॉपी पे बहुत कुछ हम भी लिखाते हैं, कॉपी पे निकालो, देखो कि उधर क्या इंपॉर्टेंट लिखाया गया, उन चीज़ों को फॉलो करना है और उसको भी एग्जाम्स के पहले फॉलो करना है। अच्छा, इसको करने में समय कितना जाएगा? समय तो जाएगा, आप ये मान के चलोगे कि जो लास्ट का 10 डेज रहता है, जैसे आप दिसंबर टर्म एग्जाम दे रहे हो या जून टर्म एग्जाम दे रहे हो तो 10 या 11 से अपना एग्जाम्स होता है। जून टर्म में 11 से रहता है और दिसंबर टर्म में अपना 10 दिसंबर से एग्जाम रहता है। तो आपको ये लगता है कि लास्ट का जो 10 दिन रहता है ना या 12 दिन, उसी टाइम पे पूरा मैं ये पढ़ाई कर लूँगा, उसी टाइम पे इसको रिवीजन करूँगा, एकदम ताज़ा याद रहेगा, एग्जाम में जाकर लिख देंगे। ऐसे आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट का रिवीजन करना है और सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, सबका स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और लास्ट में ग्रुप 1 के लिए मास्टर स्ट्रेटेजी आपको बताऊँगा, ग्रुप 2 के लिए मास्टर स्ट्रेटेजी मैं बताऊँगा, और बोथ ग्रुप का अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो तो कैसे आप मास्टर स्ट्रेटेजी को फॉलो करके और अपने एग्जाम्स को एक बार में अटेम्प्ट करके निकाल सकते हो। अगर आप, लेकिन आपको यहाँ पर हम तो बता देंगे आपको, लेकिन आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है,
अभी से आपको लगे कि नहीं मेरे को ना सर ने बताया है कि कमर्शियल लॉज को पहले करना, मैं कमर्शियल लॉज को नहीं करूंगा, वो तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, मैं उसको लास्ट में भी करूंगा तो मैं मैनेज कर लूंगा, तो आप बिजनेस एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस से स्टार्ट कर दो। 14 मार्क्स आप अपने कंट्रोल में लोगे, इंस्टीट्यूट काट के भी नंबर देगा, 10 नंबर तो हाथ में आएगा आपके, तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन स्टार्ट कीजिए हर दिन कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटा, मतलब जो आपके पढ़ाई का समय है कम से कम एटलीस्ट 2 आवर्स आप लॉज को पढ़ाई करो। 2 घंटे का पढ़ाई करो, 2 घंटे नहीं हो रहा है तो 1.5 आवर्स पढ़ाई करो, लेकिन जितना पढ़ाई करते हो 1.5 आवर्स करते हो तो उसमें आपका आधा घंटा कम से कम जाना चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस में, लिखना है। और साथ साथ आप जहाँ पर भी पढ़ते हो, जहाँ पर भी सुटेबिलिटी है, आप टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं वहाँ पर। आप सोचते हो कि टेस्ट नहीं देने जाएंगे क्या हो जाएगा, हम नहीं देने जाएंगे। कौन सा हमारे घर पे कॉल चला जाता है, कौन सा हमारे घर पे कॉल चला जाता है, हम नहीं देंगे, हम लास्ट में प्रिपेयर करके और एग्जाम दे के पास कर जाएंगे। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके ब्रेक टेस्ट हो रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं, एक्ट वाइज हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, या फुल टेस्ट हो रहा है, आपको जाना है, टेस्ट में बैठना है, लिखना है, और लिखने के बाद कॉपी चेक होने के बाद अपनी कॉपी लेकर के देखना भी है कि भाई हमारी कमजोरी कहाँ पर है, उसको ठीक करने की कोशिश करना, ये करना ही है आपको। और अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो कहीं पे जाकर के, तो सेल्फ से क्वेश्चंस उठा करके, आपके पास्ट ईयर्स के पेपर्स उठा करके, और उसमें से 10 क्वेश्चन उठा लो, 5 क्वेश्चन उठा लो, उसको लिखने का प्रैक्टिस करो, लिख करके खुद आप मिलाओ कि कितना आप सही लिखे हो। इससे भी आप अपने नंबर को गेन कर सकते हो। लेकिन आपको राइटिंग प्रैक्टिस एकदम करना है, और पास्ट के जो 3 इयर्स और 2 इयर्स का मैंने जो कंसेप्ट बताया उसके पेपर्स को उठा करके आपको पूरा एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोचना है, सबको लर्न करना है और लिखना है, लर्न करना है, लिखना है। ये एकदम हैबिट आपको डेवलप करना है, और ये पहले से करो। जिस चैप्टर्स को करते जा रहे हो उसको मार्क करते जाओ कि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ये लास्ट का 10 डेज बचेगा, उस समय सिर्फ मेरा रिवीजन करना बाकी रहेगा, उस समय लिखने वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, उस समय आप उसी क्वेश्चंस को लिखो जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, तब आप उस क्वेश्चंस को उठाओ और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करो। और इसके बाद डी होने के बाद फिर आप इंडस्ट्रियल लॉ पे आते हो। तो इंडस्ट्रियल लॉ में भैया फैक्ट्रीज एक्ट तो बहुत आसान है, कोई नहीं बोल सकता कि फैक्ट्रीज एक्ट बहुत टफ लगता है, और इधर से 5 से 7 नंबर का ही क्वेश्चंस आएगा। इसके बाद ये तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट को आप छोड़ के जा सकते हो, क्वेश्चंस इधर से आता ही नहीं है। कब आया था लास्ट भगवान जाने, इधर से क्वेश्चंस आता ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अगर आ गया तो समझो कि आपका किस्मत खराब है कि आपके टर्म में इसके इधर से क्वेश्चंस आ गया। इसके बाद आपका कोड ऑफ वेजेज, इधर से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। आप फैक्ट्रीज एक्ट करने के बाद कोड ऑफ वेजेज करो, और उसके बाद अगर कुछ करना चाहते हो तो ग्रेचुइटी एक्ट करो। समझ में आ रही है ना, ग्रेचुइटी एक्ट करो। इतना अगर कर लोगे इस वाले एरिया से ना, तो आपका एग्जाम्स में काम बन जाएगा बहुत अच्छे से। आप किसी भी परिस्थितियों में अपना जो 50 वाला आंकड़ा है उसको तो पार कर जाओगे आराम से। और अगर आपने थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस अच्छा से हैबिट कर लिया और 2 टेस्ट आपने अटेंड कर लिया, तो एग्जाम्सन मार्क्स कहीं नहीं गया, आप आराम से इस मार्क्स को गेन कर सकते हो। और वेट करो, अगले वीडियोस में मैं आपके लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा, और इसको ज़रूर से फॉलो करो, आप अच्छा स्कोर करके निकलोगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।